कारण। और आइए आपको सीधे संसद भवन लिए चलते हैं। राज्यसभा में जेपी नड्डा कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देश की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ इसी बात से तय होती है। द लार्जर द साइज ऑफ द इकोनॉमी, द लार्जर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। इस बात का डायरेक्ट रिश्ता होता है, इसको भी हमको, एंड द राइट लार्जर द कैपेसिटी टू स्पेंड, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, खर्च जो है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। खर्च किस पर हो रहा है? घर पर हम खर्च किस पर करते हैं? जो सबसे कमजोर होता है। घर पर हम खर्च किस पर करते हैं? एसेंशियल चीजों पर खर्च करते हैं। ज्यादा पैसा आता है तो थोड़ा हम एक्स्ट्रावेगेंजा हो जाते हैं, हम कंफर्ट्स पर चले जाते हैं। उससे ज्यादा पैसा आ जाता है, हम लग्जरी पर चले जाते हैं। लेकिन खर्च की प्रायोरिटी हमको तय करनी पड़ती है, और वह प्रायोरिटी को तय करना, वह भी एक रेजिलियंस ऑफ इकोनॉमी की बहुत बड़ी शर्त है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि लीकेज प्रूफ और लास्ट माइल डिलीवरी एश्योरेंस ये बहुत जरूरी है। मैं शब्द कांग्रेस नहीं लूंगा, लेकिन लंबे समय तक जो लोग देश पर राज करते रहे, उन्होंने इन बातों पर कारगर कदम नहीं उठाए और ठोस कदम नहीं उठाए, जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए थे। और इस कारण से आमदनी और लीकेज का बहुत गहरा रिश्ता रहा। एक समय में एक प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 85 पैसा बीच में ही खर्च हो जाता है, 15 पैसा ही पहुंचता है। अब उसके बाद आप बजट की जितनी बात कर लो, वो देश के कितने हित का था वो हमको समझ में आ जाता है। आंकड़ों से देश नहीं चलता है। उसके लीक प्रूफ व्यवस्था के साथ लास्ट माइल डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को डिजिटल इंडिया बनाने का काम किया गया, और उसके माध्यम से, और इस कारण से 37 लाख करोड़ रुपए आज भारत के आम नागरिक के खाते में डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और उसी तरीके से लीकेज पर रोक रखने के कारण 5 करोड़ फेक राशन कार्ड समाप्त हुए। 5 करोड़। कैसे चलता होगा देश? ये बजट से जुड़ा हुआ विषय है। 4 करोड़ फेक बेनिफिशियरीज ऑफ एलपीजी सब्सिडी थी, वो बंद हुई। 7 करोड़ मनरेगा में बोगस नाम थे। 7 करोड़। संख्या जोड़िए। कहां बढ़ता देश, कहां जाता देश, कैसे बढ़ता देश? कितना भी कमा लो। हाँ, ऑथेंटिकेट करूंगा। जी जी जी, मैं ऑथेंटिकेट। यस यस, अगेन मैं सब कुछ जयराम जी, मैं सब कुछ माय गॉव से लेके आया हूं। नहीं उसी तरीके से 2.5 लाख सेव्ड, ये लीकेज को रोकने के कारण टोटल बनता है 2.5 लाख गवर्नमेंट का सेव होता है। और इसी तरीके से हम बहुत प्रयास पूर्वक मोदी जी के नेतृत्व में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ला करके इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ ले गए। आपने सुना होगा, ये शब्द चलते थे, कितना ऊपर से दोगे, कितना अंदर से दोगे। ये साधारण शब्दावली थी। कितना कैश में दोगे, कितना चेक में दोगे, ये साधारण शब्दावली थी। दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे। कितना अंडर हैंड होगा, कितना ओवर हैंड होगा, ये शब्दावली थी। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ी है। और फॉर्मल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसके कारण फॉर्मल इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा लोग आए हैं। आपने 1973 में बैंक्स को नेशनलाइज किया। मेरे आंकड़े सही नहीं हो सकते हैं, 3.25 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ के आसपास लोग अकाउंट होल्डर्स थे। आज जनधन योजना के तहत 50 करोड़ लोग आज बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और 50 करोड़ के होने के कारण आज उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो मिल ही रहा है। 5 करोड़ बहनों को
कोविड में 500-500 रुपए 3 महीने के लिए उनके अकाउंट में सीधे मिले ही मिले, ये तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे इकोनॉमी का, फॉर्मल इकोनॉमी का साइज भी बढ़ा। और उसके कारण आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि आमदनी के स्रोत को देखें तो टैक्स का कलेक्शन जो है, फॉर्मल इकोनॉमी अग्रसर होने के तहत टैक्स कलेक्शन जो 2014 में 6.3 लाख करोड़ था, वह आज 23.37 लाख करोड़ है। यह है बढ़ी हुई इकोनॉमी, 6 करोड़ टू 23 करोड़, 6 लाख करोड़ से 23 लाख करोड़ पहुंचा। हमारा जीएसटी का कलेक्शन जो 2017-18 में शुरू हुआ, हम चाहते थे कि उस दिन, उस रात हमारे विपक्ष के लोग भी बैठते और वो प्रणब मुखर्जी के साथ वो भी बटन दबाते और जीएसटी का टैक्स शुरू होता, लेकिन नहीं हो पाया। उस समय टैक्स का कलेक्शन जीएसटी का 7.9 लाख करोड़ था, आज 20.18 लाख करोड़ है। और इसी कारण से, उसी तरीके से हमारा फिस्कल डेफिसिट वह आज 5.6% पर आकर के पहुंच गया है। और सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है वो ईयर एंडिंग 2025 तक प्रोजेक्टेड है 4.9% ऑफ द जीडीपी। तो इसलिए हम जो फिस्कल डेफिसिट है उसको संभालते हुए इस बजट का 4.9% फिस्कल डेफिसिट जाएगा और हम लोगों की सेवा के दृष्टि से आगे बढ़ने वाले हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है बिग टिकट प्रोग्राम, क्योंकि जब आमदनी बढ़ती है और प्रायोरिटी क्या होती है कि जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बैठा है उसको मदद करना। बिग टिकट प्रोग्राम क्या होता है? और बिग टिकट प्रोग्राम की जब मैं बात करता हूं तो आयुष्मान भारत, मुझे सौभाग्य है उस स्कीम से जुड़ने का। मैंने पहले भी कहा था सभापति जी, मैं आपके साथ और सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं। दुनिया में एक टर्मिनोलॉजी चली हुई थी, यूएचसी, यानी जो यूएचसी बोले वो बड़ा प्रोग्रेसिव। जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया 2015 में, तो ऐसा लगा कि जैसे यूएचसी पर चर्चा ना करूं तो वो देश किसी काम का नहीं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात होती थी। और हमें खुशी है कि 2017-18 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम आयुष्मान आरोग्य भारत बना और 55 करोड़ पीपल, 12 करोड़ हमारे फैमिलीज, उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना देने का तय हुआ और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने की व्यवस्था। फर्क क्या पड़ा? मैं नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है, IMF बोल रहा है कि भारत की गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। यह उसका फर्क है। मैं नहीं बोल रहा, IMF बोल रहा है कि द इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड टू लेस देन 1%, 1% से भी नीचे आ गया है। ये आंकड़े आते हैं। उज्ज्वला योजना की बात करें, 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता था कि लगभग 5 लाख महिलाएं, बहनें जिनकी मृत्यु होती है वो अनक्लीन कुकिंग गैस के कारण होती है, कुकिंग फ्यूल्स के कारण होती है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। आज हेल्थ इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि पल्मोनरी डिजीजेस कम हो रही हैं और महिलाओं में कम हो रही है। ये एम्पावरमेंट ऑफ विमेन हुआ। और क्या है संख्या? 10 करोड़। उसी तरीके से उजाला योजना, LED बल्ब्स। अब कई बार लोग तो बोलते हैं मिडिल क्लास का क्या हुआ, मिडिल क्लास का क्या हुआ? 20,000 करोड़ रुपीस का बिल में कमी आ गई। उसी तरीके से 47.78 मिलियन किलोवाट्स एनर्जी पर एनम बचाई गई, ये LED बल्ब्स। और LED बल्ब्स कितने फ्री डिस्ट्रीब्यूट हुए? 36 करोड़ बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि
नए घरों में 2,60,00,000 घरों को नए गैस के कनेक्शन दिए गए और नए बिजली का कनेक्शन दिया गया और 16,320 करोड़ रुपीस उसमें खर्च हुए। तो पैसा है आया, कलेक्शन हुआ, गरीबों के लिए लगा, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए लगा। आवास योजना की बात हम पहले कर चुके हैं, 4 करोड़ घर बना चुके हैं और अभी हम लोगों ने तय किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और उन्होंने तय किया है कि पहली कैबिनेट में फैसला लिया है कि 3 करोड़ घर और बनाएंगे और उनको भी रहने की व्यवस्था की जाएगी। जल जीवन मिशन की बात करें तो 11 करोड़ टैप के कनेक्शन लगे और IIM बैंगलोर का कहना है कि अराउंड 2 करोड़ जॉब्स विल बी जनरेटेड इसके ऑपरेशन के स्टेज पर 2 करोड़ जॉब्स सिर्फ जल जीवन मिशन में ही क्रिएट होंगे, ये बात कही जाती है। और अमाउंट स्पेंट इज 2.68 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। उसी तरीके से किसान योजना, अब बिग टिकट की बात करें तो हमें याद है और उस समय कहा भी गया था, एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम ये लाई थी 2008 में। अमाउंट क्या था? 52,000 करोड़। ये अमाउंट था 52,000 करोड़। मैंने चेक किया, मैं पहले 72 ही बोल रहा था, लेकिन फिर मैंने चेक किया, ये एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम के आगे 52,000 करोड़ लिखा है। तो 52 ठीक है, 72 भी मान लेते हैं, मैं आपकी बात ही मान लेता हूं, लेकिन हम चैंपियन हो गए किसानों के 53,000 करोड़ रुपीस दे करके। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कुल मिलाकर के 3,24,000 करोड़ रुपए 17 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार रुपए पहुंचाए गए, 3 लाख। एंड मोर ओवर दैट वॉज अ वेवर एंड दिस इज द एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर। यह हम एम्पावर कर रहे हैं उन किसानों को, उन गरीब किसानों को, हर फसल के पहले वो बीज खरीद सके, हर फसल के पहले वो फर्टिलाइजर खरीद सके, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सभापति जी, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और 3,24,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किया है, जो आगे जब मैं अगला भाषण कभी दूंगा तो वो 4 लाख के आसपास पहुंचा हुआ होगा, क्योंकि हर 3 महीने पर 20,000 करोड़ रुपए जुड़ने वाले हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलने वाला है। उसी तरीके से कोविड के रिलीफ पैकेज में 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए। अब मुझे याद है जब कोविड के पैकेज की बात आई थी तो विपक्ष ने हमारे ऊपर टिक्का टिप्पणी की थी। क्या कहा था? कुछ इनको दे देते, कुछ इनको महीने का दे देते, कुछ इनको इस तरीके से दे देते। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, वी विल कन्वर्ट अ पेंडेमिक इनटू एन अपॉर्चुनिटी। आपदा को हम अवसर में बदलेंगे। और जब वो 20 लाख करोड़ रुपए दिए गए तो वो दिए गए एम्पावरमेंट के लिए, एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर्स, FPOs 1 लाख करोड़ रुपए दिया गया, एम्पावरमेंट ऑफ द MSME सेक्टर, उसके लिए काम किया गया। और उस समय हमें कहा गया था दिस इज अ फाइनेंशियल होक्स। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं सभापति जी कि आज जो कोविड के बाद दुनिया की इकोनॉमीज, देश की विकसित देशों की इकोनॉमी डगमगा रही हैं और हम ब्राइट स्पॉट की तरह चमक रहे हैं, उसका कारण है कि उस समय की पैकेज ने हमारे को एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाने की। इसलिए बिग टिकट प्रोग्राम और फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी और ये लीकेज प्रूफ, तीनों ने हमको एम्पावर किया है और हमने जस्टिस सबके साथ करने का प्रयास किया है और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं यहाँ जब बजट पर चर्चा कर रहा हूँ तो मैं न्याय नहीं कर पाऊंगा, जस्टिस नहीं कर पाऊंगा अगर मैं सिर्फ निर्मला सीतारमण जी के 23 जुलाई के भाषण के बारे में हम चर्चा करें। 23 जुलाई एक पार्ट है उसका, एक पार्ट उसका 2024 का 1 फरवरी है जो इंटरिम बजट पेश हुआ था। इन दोनों को मिलाकर के देखेंगे क्योंकि 5 महीने का बजट हम पास कर चुके थे, अब ये अगले 5-6-7 महीने का बजट है जिसको हम आगे लेकर के आ रहे हैं। और इसलिए जब हम बात करते हैं तो न्याय करने के लिए जो मैं कहता हूं ये मैंडेट कंटिन्यूटी के लिए है, स्टेबिलिटी के लिए है, तो 10 साल पहले से जो कार्यक्रम चलाए गए उसकी स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी में ये बजट 2024-25 का है, उसको भी हमको समझ लेना चाहिए। और इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा फोकस ज्ञान पर रहा। ज्ञान मीन्स G फॉर गरीब, Y फॉर यूथ,
A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। ये 4 पिलर्स पर हम लोगों ने अपने अपने विकास के कहानी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। और इसलिए 2047 में जब हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हमने 9 pronged स्ट्रैटेजी को भी हम लोगों ने डेवलप किया। और वो 9 pronged स्ट्रैटेजी जो है वो है, पहला प्रोडक्टिविटी एंड रेजिलियंस इन एग्रीकल्चर, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, तीसरा इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। यहाँ सोशल जस्टिस बहुत महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री अध्यक्ष महोदय, सभापति जी। प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर टू बी इन्फ्यूज्ड, अर्बन डेवलपमेंट, एनर्जी सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स। ये सब 9 बातों को ध्यान में रख करके इस बजट को कंटिन्यूटी में आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम उसकी बात करें तो हम लोगों ने फरवरी मार्च में हम लोगों ने रूफ टॉप सोलराइजेशन की बात की थी और लगभग 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को जोड़ने की बात की थी। और उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने बहुत ही शुभ नंबर निकाला था। 11,11,100 करोड़ रुपए जो है 3.4% ऑफ द जीडीपी ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च होगा। और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को हम बूस्ट करेंगे और हम ईस्टर्न रीजन पर भी हम कंसंट्रेट करेंगे। और इसी दृष्टि से हमारे जो सारे कार्यक्रम चले उसके लिए अगर हम एमएसएमई की बात करें तो एडिक्वेट फाइनेंसेस उसमें प्रोवाइड किया गया, रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज को बढ़ाया जा रहा है, एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसी के साथ साथ इसी बजट में हम लोगों ने कहा था कि आयुष्मान भारत में हम आशा को भी जोड़ लेंगे और हम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी जोड़ेंगे। तो ये सारी चीजें इन कंटिन्यूटी में हुई। 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का भी हम लोगों का संकल्प रहा, उसको भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया। और मेट्रो रेल और नमो रेल इनको भी हम आगे बढ़ाएंगे, इन बातों को हमने कहा। इंटरिम बजट में ही हम लोगों ने कहा था और उसी के कंटिन्यूएशन में सूर्य घर बिजली योजना में 1.2 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं और 14 लाख एप्लीकेशंस को हम लोग ने स्क्रूटनी करके उनको आगे बढ़ाया है और यह काम 3 करोड़ तक करने का हमारा निश्चय है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मैं बार बार उस समय भी कहता था, अभी भी कहता हूं, हमें समझना होगा पॉलिसी मेकिंग में बजट का क्या इंपॉर्टेंस है। और मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। 1993 में जब मैं विधायक बना तो उस समय पीडब्ल्यूडी के बजट में एक बात तो उस समय मेरी कंस्टिट्यूंसी में 85% गांव सड़क से जुड़े हुए नहीं जुड़े हुए 85%। और उस समय बजट की व्यवस्था क्या थी कि पीडब्ल्यूडी को बजट आता था, वो किसी हेड्स के तहत सब डिवाइड हो जाता था और एक्सीएन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे पास आते थे और वो हमसे कहते थे कि आप अपने प्रायोरिटी बता दो और उन प्रायोरिटीज पर हम खर्च करेंगे। बजट कुल मिलाकर के 40 लाख होता था, बहुत हल्ला कर ले तो 80 लाख तक पहुंचता था। हमारी अगर 80 सड़कें हैं तो 1-1 लाख सब में पड़ जाता था। अब आप सोचिए पहाड़ में 1 लाख में सड़क क्या बनेगी। तो हम जब एक्सीएन से पूछते थे तो एक्सीएन बोलता था, एक्सीएन मींस एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो बोलता था कि आप इसको कंसंट्रेट करके 2-3 सड़कों पर लगा दो। तो हम कोई 20 लाख 30 लाख की 2 सड़क तो 1.5 किलोमीटर निकल गई, 1 किलोमीटर निकल गई। ये दिस वाज द स्पीड। अब 2014 के बाद स्पीड स्केल की जब बात करते हैं और उसके पहले की बात जब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की करते हैं तो पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई और फुल प्रूफ स्कीम आई। और इस स्कीम के तहत रोड फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट एक साथ इसकी बजटिंग की गई इन वन गो। और हर कंस्टिट्यूएंसी में ऐसे लगभग 10-10, 20-20 ऑल वेदर रोड की बजटिंग हुई। और आपको जानकर के खुशी होगी 5 साल के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के आने के बाद
हमारे यहाँ हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिर्फ 5% सड़क छूट गई, 95% सड़कें जो गांव सड़क से जुड़ गए, ये फर्क है। और जब मैं आपको इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के बारे में चर्चा कर रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रामीण सड़क योजना में 25,000 हैबिटेशंस को इस साल जोड़ने का बजट में तय किया है। और आपको जानकर के खुशी होगी कि पीएमजीएसवाई में 1,56,000 गांवों को ऑल वेदर रोड से जोड़ दिया गया है। ये बदलता भारत है, इसको भी हमको समझना है। उसी तरीके से पूर्वोदय में ईस्टर्न रीजन में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इनके लिए विशेष योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है और स्पेशल अटेंशन एमएसएमई सेक्टर को दिया गया है और प्रमोशन के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम को आगे बढ़ाया गया है। न्यू असेसमेंट मॉडल बनाया गया है एमएसएमई के लिए। क्रेडिट सपोर्ट के लिए हम बजट में प्रावधान किया गया है ताकि हम अपना स्ट्रेस पीरियड में हम उनको सपोर्ट कर सकें और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के तरफ ध्यान दिया गया है, इसको आगे बढ़ाया गया है। जब हम की हाइलाइट्स की बात करेंगे तो इनिशिएटिव्स टू इरेडिकेट पॉवर्टी, एम्पावर द पुअर और एम्पावर द फार्मर्स, प्रोवाइड देम लॉजिस्टिक सपोर्ट्स और प्रोवाइड लॉजिस्टिक एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द इंडियन विलेजेस। हमारे भारत के गांवों को भी स्ट्रेंथन करने के लिए और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने की बात इसमें कही गई है। फोकस है जॉब क्रिएशन पर। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम विल क्रिएट क्रोर्स ऑफ न्यू जॉब्स अक्रॉस द कंट्री। इसके लिए इसमें विशेष करके फोकस ऑन स्किल्स डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। बूस्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पर जोर दिया गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सपोर्ट करने की बात इस बजट में कही गई है। सर्विस सेक्टर इज टू बी बूस्टेड और उसी तरीके से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के एप्लीकेशन को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। ये बजट के मूल प्रावधानों को रखा गया है। अब मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने को अपने से पीठ थपथपाऊं ये उचित नहीं है, लेकिन दुनिया अगर बोलती है तो उसको हमको समझना चाहिए। और जब मैं दुनिया की बात कर रहा हूं तो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया वो कह रहा है कि कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड देयर इज ए स्टेबल एक्सचेंज रेट, ये वो कह रहे हैं। और उसी तरीके से आईएमएफ कह रहा है इंडिया इज नाउ फ्रॉम फ्रेजाइल इकोनॉमी टू अ ब्राइट स्पॉट। ये हम नहीं, क्योंकि हम लोग आपस में बोलते रहे उसका कोई फायदा नहीं होता। दुनिया क्या बोलती है वो महत्वपूर्ण है। आईएमएफ हमको कैसे बोलता है, आईएमएफ में बात जब हम जाते हैं तो हमसे 4 बातें पूछ करके बोलता है, यू हैव डन दिस वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाउ यू हैव डन, प्लीज डेमोन्स्ट्रेट, प्लीज टेल अस। आज ये स्थिति हो गई है। और एक समय ऐसा था आईएमएफ ऐसे बैठाते थे, हाँ यस व्हाट यू हैव टू से, अच्छा व्हाट प्रोजेक्ट्स यू हैव ब्रॉट, लेट अस सी, वी विल एग्जामिन एंड लेट यू नो। भारत को देखने का तरीका बदल गया। आज हमसे पूछ रहे हैं कि तुमने ये परिवर्तन कैसे लाया, ये क्यों ये परिवर्तन आया, कैसे आया, ये बोलते हैं। और वही हमको एक समय कुर्सी पर बैठा करके पूछते थे, अच्छा तुम्हारी डिमांड क्या, हम स्टडी करके बताएंगे। वो आज हमको बता रहे हैं। अब सब लोग ने कहा है कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी पहुंच गए। ये छोटी घटना है क्या? 11वें नंबर पर हम खड़े थे। पिछले 10 सालों में यानी 2009 3 से 4 से लेकर के 14 में हम 2 नंबर खिसके और हम छलांग लगा करके 11वें से, और किसको पछाड़ा है? ब्रिटेन को, जिसने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़ करके हम आज 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बने। और हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था पर जाना है और वह आप सबके सहयोग से जाना है। आपका भी सहयोग मिलेगा, इस बात का मुझे विश्वास है। मॉर्गन स्टैनली क्या बोलते हैं? इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम 2013। मूडीज क्या कहते हैं? जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट इंक्रीज is projected for the year 2024 to 8%. Growth rate, IMF इकोनॉमिक आउटलुक ग्रोथ प्रोजेक्शंस क्या बोलता है? मैंने पिछली बार भी बताया था, बार बार इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि हमको जब हम इकोनॉमी इज ऑलवेज इन कंपैरिजन के टर्म्स में उसको देखना चाहिए, हम कंपेयर करना चाहिए। यूएसए का ग्रोथ रेट आज जो प्रोजेक्टेड है 2.7%।